हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में जो है वो हम लोगों ने आपके पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था। कौन सी पॉलिसी भाई? पॉलिसी वाले बॉडीज की, कौन कौन सी पॉलिसी की बॉडीज हैं उसकी चर्चा हमने कर रखी थी हायर एजुकेशन में। आज जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है ना। तो रेगुलेटरी बॉडी में आज जो चर्चा करेंगे यूजीसी की करेंगे, उसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये दोनों जो लेक्चर है ना, ये दोनों जो पार्ट है, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, ये पक्का रखिएगा, है ना। सो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट की लेक्चर होगी, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्या, आइए चलते हैं। उससे पहले क्या करना है, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिलते हैं। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 14 हायर एजुकेशन का हम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले रेगुलेटरी बॉडीज की चर्चा हायर एजुकेशन में कौन सी है। सबसे पहली बॉडी जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, हिस्ट्री तो मैंने लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा, उसको फिर हम लोग शॉर्ट नोट्स में भी बनाते चले जाएंगे, मजा आएगा हिस्ट्री, है ना। वैसा कुछ है नहीं, 3-4 कमेटी हुई थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वो सारी कमेटी, जैसे सार्गेंट रिपोर्ट था, है ना, यूनिवर्सिटी ये राधाकृष्ण कमीशन जो था, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो कमीशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी का रिकमेंडेशन दिया गया था। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई है कि भैया कौन कौन सी कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था यूजीसी के बारे में, और फिर यूजीसी कैसे बन के आई, किनके अध्यक्षता में बन के आई, वो सारा चीज इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके एक एक जो ये आपका है उसको पढ़ते हैं, फिर उसमें उसका नोट्स बनाते हैं। कह रहा है the first attempt to formulate a national system of education in India came in 1944। 1944 में फर्स्ट बार नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की चर्चा करी गई विद अ रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब के बारे में, जिसको पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट कहा गया जो इंडिया में। कह रहा ऑल्सो नोन एज द सार्गेंट रिपोर्ट, इसको सार्गेंट रिपोर्ट भी कहा था। तो सार्गेंट की एक रिपोर्ट आई थी 1944 में, जिसमें रिकमेंडेशन दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी को बनाइए। कह रहा इट रिकमेंडेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1945 to oversee the work of 3 central universities of अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। देख लो 1944 में जो कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, सार्गेंट रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि भैया 3 यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, इनको देखने के लिए एक कमेटी फॉर्म करो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, जो 1945 में ये तीनों यूनिवर्सिटी आई थी। तो सबसे पहले ये बात हो गया। कह रहा है इन 1947 द कमिटी वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद ऑल द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी। तो 1947 में इस कमेटी पे विचार किया जाने लगा। तो सबसे पहला क्या काम हो गया, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले की, तो हमने 1944 में आई थी सार्जेंट रिपोर्ट। क्या आई थी? सार्जेंट रिपोर्ट, या इसको बोलते हैं पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ था, यहां पे बोला गया भैया, रिकमेंड किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी की, है ना, इसके बारे में बोला गया भाई ऐसा है कि अलीगढ़, मद्रास और एक दिल्ली, ये तीनों यूनिवर्सिटी को देखने के लिए इसकी बात करी गई, है ना। तो ये बात था, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो तीनों थी कब आई थी? 1945 में, ठीक है। चलिए, सॉरी 1945 में यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, ये जो बात करी गई है ना रिकमेंड करने के लिए, वो कहा गया, ठीक है। हाँ चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
to report on Indian university education and suggest improvement and extensions that might be desirable to suit the present and future needs of and aspiration of the country। तो देखो वहां तक तो काम बन गया जी। अब क्या 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यही है ना, कौन? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर डे मनाया ना, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में, मतलब उन्होंने कहा देखो है ना, क्या कहा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया गया 1948 में। चेयरमैनशिप में कौन थे? आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये बात है। इन्होंने भी क्या रिकमेंड किया? रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी को, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो एजुकेशन की जो इनका पर्पस क्या था, क्या टारगेट था, कि क्यों दिया गया, तो इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या बोला कि 1948 में बोल रहा है इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और सजेस्ट करना था क्या, इंप्रूवमेंट, एक्सटेंशन जो डिजायरेबल हो किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, और उससे एस्पायर हो सके। तो ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम बनाना था। कह रहा है इट रिकमेंड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द जनरल मोड ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विद अ फुल टाइम चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंगस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ रेप्यूट। तो ये तो भाई साहब सीधा सीधी बोल दिया, यूजीसी बनाओ और उसके साथ साथ फुल टाइम बना दो, फुल टाइम बेसिस पर, है ना, बस बात खत्म। अब उसके बाद क्या हुआ था, कह रहा है इन 1952 में द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल केसेस पर्टेनिंग टू द एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम पब्लिक फंड टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग माइट बी रेफर टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब देख लो 1952 में ये डिसीजन लिया गया कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, हायर एजुकेशन के जितने होंगे, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, अदर यूनिवर्सिटी, वो सारा का हेड बॉडी कौन बनेगा, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1952 में ये यूजीसी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म यूजीसी, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद क्या बोला कि कंसिक्वेंटली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय लेट मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसके बाद इसमें मौलाना जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने इनॉग्रेट किया किसका, यूजीसी का, इनऑग्रेटेड, ठीक है, इनॉग्रेटेड किन्होंने किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इनॉग्रेट कर लिया। अब चलिए कह रहा देन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन 28 दिसंबर 1953। तो भाई साहब ये कब हुआ था, ये इसका डेट याद रखना, ये तो डिसाइड किया, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो 28 दिसंबर 1953 को फॉर्मली इनॉग्रेट किए, ठीक है, ये भी डेट याद रखना। चलो अब नेक्स्ट चलें जी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देन द यूजीसी हाउएवर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय ओनली इन नवंबर 1956 as a statutory body of the government of India through an act of parliament for the coordination, determination, very very important, किसके लिए, coordination, determination and maintenance of standards of university education in India। लाइन रट लेना, याद कर लेना, क्या कि यूजीसी एक्ट कब, एक मिनट 1956 में एक्ट के तहत, है ना, फॉर्मली कब आया जी, डेट देख लो, ये है 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत
है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया ये, ठीक है जी। मतलब सारा ऑल यूनिवर्सिटीज सिटीज का हेड है। बात समझ में आया जी, और कुछ नहीं, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है, बस देख लीजिएगा। चलिए अब यही बोल रहा है कि दी ऑफिसेस ऑफ द यूजीसी आर लोकेटेड इन 3 लोकेशन, 3 लोकेशन में दिया गया है। कहां कहां है भाई? बहादुर शाह जफर दिल्ली में है, फिरोज शाह में, और साउथ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये 3 जगह ऑफिस दिया है। तो बेसिक इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो मेनली क्या क्या था, एक बार रिवीजन करें। हाँ, तो पहला 1944 में सार्गेंट रिपोर्ट भी इसके बारे में बोला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के बारे में। उसके बाद 1948 में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, उसके तहत भी ये हुआ। फिर 1952 में भी क्या किया गया, इस पे डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, और 1953 में फॉर्मली इसको क्या किया गया, इनॉग्रेट कर दिया गया। और 1956 में एक्ट में पार्लियामेंट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, और बॉडी बनने के बाद फिर भाई साहब काम चालू हो गया, सारे यूनिवर्सिटी का हेड बन गया ये। अब यूजीसी का मैंडेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है द यूजीसी हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी। क्या है ये? ग्रांट गिविंग एजेंसी है इन द कंट्री व्हिच हैज बीन वेस्टेड टू रिस्पांसिबिलिटीज। क्या क्या? दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड एंड दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। पहला पर्पस क्या क्या पर्पस है? प्रोवाइडिंग फंड, पहला फंड देना, और उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट, डिटरमिन और मेंटेनेंस, स्टैंडर्ड को जो है मेंटेनेंस करके रखना हायर एजुकेशन के लिए। तो यूजीसी एक बॉडी बन गई। अब यूजीसी के लिए मैंडेट क्या था, ये मैंडेट समझ लीजिएगा। सर यूजीसी का मैंडेट को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? पहले पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। पहला है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना जितने भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हो रहे हैं उसको। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, डिटरमाइन भी करेगा, स्टैंडर्ड्स भी देखेगा, किसका? टीचिंग का, एग्जाम जो हो रहा है उसका, एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज का। कौन? यूजीसी। फ्रेमिंग एंड रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होगा एजुकेशन का उसके लिए भी रेगुलेशन फ्रेम करेगा। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मॉनिटरिंग करना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है कॉलेजिएट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको मॉनिटर करते रहना। डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो ग्रांट्स है वो भी देना। सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, तो स्टेट और सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में लिंक लेके चलना है ना, जितने भी हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में। फिर एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट ऑन द मेजर्स ऑफ नेसेसरी इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अगर कोई एडवाइस देना चाह रहा है, ठीक है ना, एडवाइस करना सेंट्रल और स्टेट को कि भैया सेंट्रल और स्टेट में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी यूजीसी काम करता है। तो बेसिकली इसके 6 मैंडेट्स हैं। अब देखो 6 मैंडेट्स को याद कैसे करेंगे सर? पीडीएफ, पीडीएफ, एम फॉर मेल, मेल, एस फॉर से, ए फॉर आया है, मतलब पीडीएफ मेल से आया है। क्या कितना मस्त बन गया है ना, पीडीएफ मेल से आया है। तो P फॉर प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, D फॉर डिटरमाइन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, F फॉर फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड, मेल मतलब मॉनिटरिंग करना वो सारे डेवलपमेंट को जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, से सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, एंड आया मतलब एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, बन गया। तो पीडीएफ मेल से आया है। अब देखो जो एज पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट के अनुसार 31 मार्च 2023 को कितने इंस्टीट्यूशन थे आपके, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डिम्ड, ये सारा आपका दिया हुआ है। तो सेंट्रल में 56 है, डिम्ड टू बी में 125 है, प्राइवेट 447 है, स्टेट में 475 है, और टोटल 1103 यूनिवर्सिटीज है ना अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो उसमें 3-3 यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल और प्राइवेट लेवल। ये तो है। एक यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। सेंट्रल, प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको डिटेल में जो जो चीज है वो पढ़ा, मतलब नॉर्मल सा चीज है, उसमें कोई चीज नहीं। सेंट्रल जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट आपके स्टेट अथॉरिटी है, प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे है। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो उसको पढ़ना है। एक ऑफ द शोर है, एक ऑन द शोर है। मतलब शोर मतलब होता है समुद्री किनारा,
है ना। तो भाई साहब किसी भी देश की जो किनारा है वो समुद्र से सही देखा भी जाता है। तो भैया जब दूसरे देश की में होगा तो क्या रूल और अपने देश का क्या रूल, इसकी चर्चा करनी है। तो क्या होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, क्या बोल रहा है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन एन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर, डूइंग द वर्क ऑफ हाई स्टैंडर्ड इन सॉरी in a specific area can be declared as a institution deemed to be university। सुनिएगा, एक इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन में काम करे, यूनिवर्सिटी से अलग हो, डूइंग हार्ड वर्क करे, एकदम मेहनत करे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, उसी को डिक्लेयर किया जाता है क्या, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो कह रहा है द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, यूजीसी एक्ट बना है जी सर, तो उसका सेक्शन 3 क्या कहता है, द सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 प्रोवाइड्स that the central government may on the advice of the commission declare by notification in the official gazette that in any institution of a higher education other than a university shall be deemed to be a university for the purpose of this act, on such a declaration being made all provision of this act shall apply to such institution if it were a university under the meaning of clause F section 2 of the UGC act। भाई साहब सीधा सीधी बात बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एडवाइस कर दिया, अगर इस टाइप का कोई यूनिवर्सिटी बना जो हाई लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो एडवाइस कर देगा यूजीसी को, तो फिर ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन जाएगा। चलिए कह रहे दीज इंस्टीट्यूशन हैव एक्सप्लेन्ड बेस ऑफ हायर एजुकेशन, क्या बोला कि ये हायर एजुकेशन का बेस बनते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं इन द कंट्री, एंड आर ऑफरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन में आपको क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं एजुकेशन को, सच एज हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, साइंस एजुकेशन, सारे में, लॉ, एग्रीकल्चर साइंस, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम एजुकेशन, योगा, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, सारा का सारा चीज दिया ही हुआ है भाई, कोई क्या छोड़ा है। कह रहा है यूजीसी इज डिटरमाइंड टू इंट्रोड्यूस द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट of the status of deemed to be university under the section 3 of the UGC Act 1956। तो यूजीसी ये निर्धारित करती है कि भैया इसका अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कितना सही है, किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। अब देखो दो क्राइटेरिया है, एक है ऑफ कैंपस क्राइटेरिया, एक है ऑफशोर कैंपस क्राइटेरिया। तो ऑफ कैंपस मतलब जो इंडिया के लेवल पे है, देखिए पहले उसका क्या क्राइटेरिया, दो कैटेगरी बनाया गया है, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 बोला रखा गया किस यूनिवर्सिटी को, तो नैक की जो ग्रेडिंग है 3.51 या उससे ज्यादा जिसकी है उसको कैटेगरी 1 में रखा गया, जिसको 3.26 टू 3.5 की कैटेगरी मिली है वो कैटेगरी 2 में रखा गया है, ये उस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो भाई कह रहा है कैटेगरी 1 नैक का 3.51 एंड अबव, एंड कैटेगरी 2 नैक का 3.26 एंड 3.5 की जो क्या कहते हैं रैंकिंग है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और रैंक मिल जाए उसको 1 से 50 इन द करंट NIRF रैंकिंग्स, कैन स्टार्ट ऑफ कैंपसेस विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के हिसाब से वो अपना ऑफ कैंपस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब दूसरा जगह भी स्टार्ट वो कर सकता है। क्या क्राइटेरिया क्या है, 1 से 50 NIRF रैंकिंग होना चाहिए, प्लस नैक की रैंकिंग जो है वो 3.51 से अब हुआ तो कैटेगरी 1, 3.26 से 3.5 तक रहा तो कैटेगरी 2। बात समझाइए जी सर, सिंपल है। अब देखो ये है ऑफ कैंपस के लिए ना, देखो दो चीजें आप सुने होंगे, आपको नया लगा होगा। एक क्या, तो सर एक NIRF की रैंकिंग जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है कि रैंकिंग देती है हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, नेशनल लेवल पर जो रैंकिंग की जाती है वो NIRF की रैंकिंग, और दूसरा आपने सुना होगा ये क्या नाम है इसका, NAC, ठीक है। तो ये एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं जिसकी चर्चा हम अगले 2 क्लास की बात करेंगे, है ना। अभी जो हम लोग रेगुलेटरी बॉडी में, फिर एक्रेडिटेशन बॉडी आएगी तो वहां हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ऑफ कैंपस हैव टू बी फॉलोइंग चीज होना चाहिए। क्या क्या चीज होना चाहिए, देखिए जी, अगर टीचर स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए 1:20 का, मतलब 20 स्टूडेंट पे एक टीचर। फैकल्टी का स्ट्रेंथ होना चाहिए नॉट लेस देन 25 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 500 स्टूडेंट अंडर द रेगुलर क्लास फ्रॉम क्लासरूम आउट which is not less than the third being PG research and student। बोल रहा है PG स्टूडेंट में 500 स्टूडेंट से कम नहीं होना चाहिए, है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये चीज पूछा गया है एग्जाम में, याद कर लेना, कान आंख नाक सब बंद करके। एटलीस्ट 3 PG डिपार्टमेंट विद रिसर्च प्रोग्राम्स, तो सारे रिसर्च प्रोग्राम के साथ 3 PG डिपार्टमेंट होना चाहिए।
बिल्डअप एरिया कैसे बनाएगा भाई, कितना स्क्वायर का बनाएगा, तो नॉट लेस देन 30 स्क्वायर मीटर्स का होना चाहिए पर स्टूडेंट। एकेडमिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, लेबोरेटरी, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अब तीसरा क्या है, ये तो दूसरा में हो गया कि ऑफ कैंपस में क्या क्या चीज की जरूरत है। तीसरा बोल रहा है कैटेगरी 1 जो इंस्टीट्यूशन बने हैं, मतलब 3.5 से अब वाले नैक की ग्रेडिंग और 1 से 50 के बीच में एनआईआरएफ की रैंकिंग अगर उसको मिली है, तो कैन हैव ओनली 3 ऑफ कैंपसेस, 3 कैंपस खोल सकते हैं वो एक पीरियड में, एक पीरियड ऑफ 5 साल, 5 साल का पीरियड में वो 3 कैंपस खोल सकते हैं। प्लस नॉट मोर देन 1 कैंपस इन 1 एकेडमिक ईयर, मतलब ऐसा नहीं है कि पता चला है 5 साल में खोलना है तो एक ही साल में तीनों खोल दिए, एक एकेडमिक ईयर में आप मैक्सिमम एक ही खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 साल में 3 खोल सकते हैं। किसके लिए, कैटेगरी 1 और एनआईआरएफ का रैंकिंग 1 से 50 तक रहा उसके लिए। अब आ जाइए कैटेगरी 2 में, कैटेगरी कौन 2 तो क्या था सर, सो नैक की ग्रेडिंग 3.26 से 3.5 थी, उसमें 1 से 50 एनआईआरएफ रैंकिंग वाला जो है वो 2 ऑफ कैंपस खोल सकता है 5 साल में। देखो कैटेगरी 1 वाले को 3 कैंपस खोलने का अधिकार मिल गया, कैटेगरी 2 वाले को जो मिला है वो 2 कैंपस 5 साल में खोल सकता है, और इसके लिए भी वही कंडीशन है कि एक कैंपस एक ही एकेडमिक ईयर में खुलना चाहिए, मतलब एक एकेडमिक ईयर में एक कैंपस, एक से ज्यादा नहीं। चलो ये हो गया ऑफ कैंपस वाली बात। अब ऑफ शोर कैंपस सेंटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भैया बोल सकता है कि हम विदेश में भी अगर खोलेंगे तो उसके लिए क्या, वो आइए देखते हैं। कह रहा है कैटेगरी 1 होना चाहिए, सबसे पहले 1 कैटेगरी वाला खोल सकता है, 2 वाला नहीं। कैटेगरी 1 अगर नैक का 3.5 से अबव है तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कैन स्टार्ट ऑफशोर कैंपसेस विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 3 लोगों से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहां से ले लो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां से ले लो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तीन जगह से परमिशन लेने के बाद जो कैटेगरी 1 का जो होगा वही यूनिवर्सिटी आपका फॉरेन में यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के लायक है। बात समझ में आया जी सर। तो देखिए ये चीज था आपका, कहानी खत्म। ये क्राइटेरिया जरूर याद करिएगा, वीवीआई है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।